गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले क्लास में हम आप स्टडी कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, आज हम आप स्टडी करेंगे एक्वा रेजिया। आज का हमारा टॉपिक मेन क्या होगा? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, आज हम आप उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए एक्वा रेजिया किसे कहते हैं भाई, नोट कीजिए। एक्वा रेजिया को हम आप हिंदी में कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। अम्लराज, अंग्रेजी में इसी को क्या कहेंगे? एक्वा रेजिया कहते हैं। तो अम्लराज क्या होता है ये याद डाल लीजिए कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के क्रमशः 3:1 के अनुपात में मिश्रण, 3:1 के अनुपात में बनाया गया मिश्रण एक्वा रेजिया या अम्लराज कहलाता है। किसका किसका मिश्रण भाई? सांद्र HCl 3 भाग तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 1 भाग का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है या एक्वा रेजिया कहलाता है। कैमरा थोड़ा सा डिसबैलेंस है, 1 सेकेंड। ठीक, क्या कहलाता है आपका? एक्वा रेजिया कहलाता है। इसका प्रयोग का भैया यह मिश्रण जो होता है बहुत ही संक्षारक होता है। यह मिश्रण यानी कि अम्लराज क्या होता है? उच्च संक्षारक होता है। उच्च संक्षारक मतलब अगर जैसे किसी धातु का थोड़ा बहुत संचरण हो रहा है, थोड़ा बहुत उसका संक्षारण हुआ है, तो अगर हम उस धातु को जैसे चांदी में देखें तो चांदी का जो संक्षारित अवस्था होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तांबे वगैरह का देखेंगे तो येलो कलर का होता है, सॉरी ग्रीन कलर का होता है। लोहे का देखेंगे तो ब्राउन कलर का होता है। तो ऐसे जब हमको आपको मिलते हैं तो उनको अगर चांदी जैसे हो गया, पायल वगैरह होता है तो उस पर काले रंग का धब्बा जो जम जाता है वो चांदी का संक्षारित अवस्था होती है। तो उसको हम आप क्या करें, उसको जो है अम्लराज में अगर डाल देते हैं तो उसका तगड़े से वो क्या करता है, एकदम डाल के निकाल लेंगे तुरंत जो है साफ हो जाएगा। तो उसमें आपका चांदी की कई सारी परतें आपकी क्या होती हैं, आराम से निकल करके उस एक्वा रेजिया में चली जाती हैं। तो ये बहुत ही आपका क्या होता है, संक्षारक होता है। जैसे आपका गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, इन सब का जो है क्या कर किया जाता है, ये आसानी से एक्वा रेजिया में घुल जाती है। ये धातुएं आपकी कौन कौन सी उच्च संक्षारक क्षमता इसमें होती है, तो इसके लिए इसमें Ag, Au, Pt ऐसी धातुएं क्या होती है, धातुएं आसानी से घुल जाती हैं, आसानी से घुल जाती है। अब जब इतनी आसानी से ये घुल जाती है तो इसकी क्षमता कैसी होगी? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। कौन भैया? ये एक्वा रेजिया अम्लराज। अम्लराज प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लराज किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अम्लराज किसे कहते हैं, तो जवाब आपका क्या होगा? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात में, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर बनने वाला मिश्रण अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। यह बहुत ही संक्षारक होता है, अतः इसका उपयोग धातुओं के को साफ करने में या धातुओं को जो है घोलने में किया जाता है और यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। आपको भौतिक गुण दोनों के बता दिए गए हैं, अब क्या देखेंगे? अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नोट कर लिए होंगे आप इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के रासायनिक गुण। हेडिंग डाल लीजिए खट से, अधातुओं के रासायनिक गुण, जिसमें हम आप फर्स्ट देखेंगे, मेन हेडिंग है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें फर्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया, किसके साथ भाई?
ऑक्सीजन से क्रिया। अब ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आधात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आधात्विक ऑक्साइड। जैसे कार्बन आपका अगर जलता है तो कार्बन क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करेगा? बहुत सारी हीट एनर्जी उत्पन्न करेगा, CO2 गैस बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सल्फर हमारा जलेगा तो सल्फर क्या बनाएगा? SO2 गैस बना लेगा। ठीक, तो इस तरीके से अधातुएं, हम क्या कह सकते हैं कि अधातुएं जलाने पर या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके आधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके आधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। इसी प्रकार से आपका फास्फोरस है, फास्फोरस अगर क्रिया करेगा, जैसे आपका फास्फोरस होता है P4, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाता है P4O10 बना सकता है। या क्या बनाएगा भाई? इसी को हम आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P2O5। या क्या बना लेगा भाई? P2O3। नाम हो जाएगा इन दोनों का नाम क्या होगा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये दोनों क्या कहलाएंगे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब इसको क्या कहेंगे? फास्फोरस ट्राईऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? फास्फोरस ट्राईऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो बहुत सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ठीक है ना, तो कई प्रकार के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो अगर आधातुएं हमारी जो है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो ये कई प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। वहीं पे अगर हम आप हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें भाई? हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है जब जल से क्रिया ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? पानी बना लेता है। क्या बनाएगा? पानी, जो कि किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म। देखिए सबकी सब हमारी गैसियस फॉर्म में है, जबकि ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और इसको भी जलाने पर हमको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिल जाता है भाई? हीट एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाएगा? हीट एनर्जी मिल जाएगा। तो हम आप कह सकते हैं कि इनके साथ अब इनके ऑक्साइड जो ये आधात्विक ऑक्साइड बन रहे हैं, इनका नेचर कैसा होता है? तो सभी के सभी आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। देखिए धात्विक ऑक्साइड में देखे थे तो कौन सी प्रकृति? क्षारीय प्रकृति। जबकि आधात्विक ऑक्साइड हमारे जितने भी होते हैं सबका नेचर होता है कैसा? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अर्थात अगर हम इनका जल अपघटन करा देते हैं, क्या करा देते हैं? जल अपघटन करा देते हैं। वहां पे हम धात्विक ऑक्साइड का जल अपघटन कराते थे तो हमको क्या मिलता था? क्षारक। यहाँ पे इनका जल अपघटन कराएंगे तब क्या मिल जाएगा हमको? अम्ल मिल जाएगा। इसीलिए हम आप कहते हैं कि आधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, विशेष डाल करके। क्या लिखेंगे भाई इसमें? नोट। आधात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें और CO2 को पानी में घोल दें तो ये बना लेता है H2CO3। क्या बना लेगा? H2CO3। नाम हो जाता है इसका कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होगा? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से SO2 है, SO2 अगर पानी से क्रिया करेगा तब ये बना लेगा H2SO3, जिसका नाम होगा सल्फ्यूरस अम्ल। क्या नाम होगा? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारा P2O3 या P2O3 ये पानी के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा H3PO4। क्या बना लेगा? H3PO4। बैलेंस नहीं है, इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पे कितना हो जाएगा? 2 लग जाएगा तो 3 है और ऑक्सीजन आपका 8 हो रहा है।
तो यहाँ पे अगर 5 कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो गया। बैलेंस कर लीजिएगा, टाइम जाएगा फिजूल में, ठीक है ना। बैलेंस करना आपको बता दिए हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपका चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अगर ये ऑक्साइड, आधात्विक ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं भाई, एसिड बना लेते हैं। इसीलिए इनके नेचर को हम क्या कहते हैं कि आधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। चलिए अगला देखते हैं भाई, किसके साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ। जैसे आपने देखा था कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाती है, उसी तरीके से ये क्या बनाएंगी, अधात्विक हाइड्राइड बनाएंगी। लेकिन अधात्विक हाइड्राइडों को हम आप हाइड्राइड नहीं कहते हैं, बल्कि उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सल्फर अगर क्रिया करेगी हाइड्रोजन के साथ तो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएगी। किसके साथ क्रिया भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्रिया क्या बनाएंगे, अधात्विक हाइड्राइड। जैसे आपका सल्फर है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, बना लेगा H2S। इसी प्रकार से कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, बना लेगा CH4। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाम याद रखिएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा भाई, मीथेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से, उसी तरीके से आप देखिए, अगर नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, अमोनिया। क्या बनाएगा, इसका नाम क्या होता है, अमोनिया, ठीक। इसी तरीके से फास्फोरस P4 अगर आपका इसके साथ में रिएक्ट करेगा 3 4, ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फीन। क्या नाम होगा, फॉस्फीन, ठीक ना। तो इस तरीके से अधातुएं जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करती हैं तो कई प्रकार की गैसों का निर्माण, अलग अलग प्रकार की गैसों का निर्माण करती हैं। जैसे इसका नाम अमोनिया हो गया, इसका नाम क्या हो गया, फास्फीन हो गया। तो इस तरीके से ये जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, फास्फीन बना लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला हमारा है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। हटा दें, आज देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। क्या करना भाई, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली श्रृंखला क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली श्रृंखला सक्रियता श्रेणी कहलाती है। नोट कर लीजिए जल्दी से, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी याद करने का आपको एकदम बढ़िया से ट्रिक बता देते हैं, याद हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर और सीरीज। चाहे ऑर्डर कहें चाहे इसको क्या कहें, सीरीज, ठीक। परिभाषा क्या लिखेंगे, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली श्रृंखला या सीरीज, प्राप्त होने वाली श्रृंखला या सीरीज धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। प्राप्त होने वाली श्रृंखला या सीरीज धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। क्लियर? तो हमारे पास देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है, एकदम ध्यान से समझिए, याद करना है भाई। लीना क्या लिखेंगे, लीना,
के का ना, क्या मिला? लीना के काना मांगे आल जन, आल जन। लीना के काना मांगे आल जन, लीना के काना मांगे आल जन। कर फिर कूद नहीं सोन, क्या मिला? कर, कर फिर कूद नहीं, कहां पे? सी आर, क्रोमिया, सी आर, अरे भाई, कूद नहीं यानी कि नहीं सुन, कर फिर कूद नहीं सुन। आगे क्या लिखेंगे? है कुआं इला आज पारा HG ब्रेड कल सोना फिर कभी। देखिए आपको पूरा ट्रिक बता दिया गया है, लेकिन इसमें से आप ध्यान दीजिए तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लूओरीन, ये चारों आपकी धातुएं नहीं है। ये चारों क्या है? धातुएं नहीं है भैया। तो इसमें कुछ अधातुओं को रखा गया, तो अधातुओं से अब आपका ये कंप्लीट एक ट्रिक तैयार हो जाता है। क्या? लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। है कुआं इला आज पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए बोलिए मेरे साथ, लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। तो पूरी की पूरी ज्यादातर धातुएं आपकी इसी में आ गई हैं। जितनी भी आपकी धातुएं लगभग जो ज्यादातर आपको यूज में मिलती हैं, वो सारी धातुएं आपकी इसी ट्रिक के अंदर समाहित हैं। तो आपको इन्हें क्या करना है भैया? ट्रिक आपको बिल्कुल याद रखना है, जिससे बिल्कुल आसानी से आपका सक्रियता श्रेणी आपके दिमाग में सेट हो जाए। और जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए बाय ट्रिक। और ट्रिक को आप 2 बार 3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है कुआं इला आज प्यारा पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। ठीक है ना? इस तरीके से 4-5 बार बोलेंगे और आपको पूरा का पूरा जो है याद हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा क्रम है भाई? ये धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। कौन सा क्रम है? घटता क्रम, घटता क्रम। ठीक, तो इसमें जो लीना यानी कि लिथियम है, लिथियम हमारा सबसे ज्यादा क्रियाशील है और सोना जो है सबसे कम क्रियाशील है। यहां पे सक्रियता श्रेणी में आपका लिखा गया लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील और सोना जो है सबसे कम क्रियाशील है। तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे। कौन सा क्रम है? क्रियाशीलता का घटता क्रम है। चलिए, अब क्रियाशीलता का घटता क्रम है, तो इनको हम इसका उपयोग हो गया, तो हमको आपको पढ़ना नहीं है धातुओं की क्रियाशीलता, लेकिन आप इतना जानिए इसके अनुप्रयोग, सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग। क्या पढ़ लेते हैं? सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग। मिटा दें। इसका उपयोग कहां होता है? जैसे समझिए, अगर मान लीजिए हमको कोई कम सक्रिय वाली धातु को कोई रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन में हम आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी धातु किस धातु को जो है हटाएगी। तो अब ये जब सीरीज हमारी दिमाग में पूरी तरीके से सेट होगी, हमको याद होगी, तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि यह धातु इस धातु को उसके लवण से प्रतिस्थापित करेगी या नहीं करेगी।
ठीक है ना। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल में, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं भाई इससे हम? प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ सकते हैं। तो अनुप्रयोग इसका, किसका अनुप्रयोग? सक्रियता श्रेणी का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग तो फर्स्ट क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने में कहां यूज होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने में जैसे समझिए कि अब जैसे हमको दिया गया CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, और दूसरा दिया गया FeSO4 प्लस Cu, और कह दिया गया कि A और B में कौन सा रिएक्शन होगा। इनमें से कोई एक रिएक्शन आपका होना है, दूसरा नहीं होना है। तो भैया जो ज्यादा सक्रिय होगा वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देगा और उसका स्थान वो स्वयं ले लेगा। तो यहां पर आप देखिए दोनों समीकरण में दो धातुएं हैं। पहले समीकरण में कॉपर और आयरन, दूसरे में भी आयरन और कॉपर। लेकिन पहले समीकरण में देखिए तो कॉपर आपका लवण के रूप में है और आयरन आपका किस रूप में है? मेटल के रूप में है। जबकि दूसरे में देखिए तो आयरन आपका सॉल्ट के रूप में है और कॉपर मेटल के रूप में है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा सक्रिय धातु हमेशा कम सक्रिय धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? लवण किस धातु का लेंगे? कम सक्रिय धातु का लवण होगा और ज्यादा सक्रिय वाली धातु स्वतंत्र होगी। तो यहां पे देखिए ये वाला रिएक्शन, तो यहां पर आपका Fe ज्यादा सक्रिय है और अपने सॉल्ट के साथ है। तो क्या कॉपर इसको Fe को हटा सकता है? नहीं हटा सकता, यानी कि यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, यहां रिएक्शन नहीं होगा। और यहां ऊपर देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है आयरन से कम सक्रिय है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा होगा। और ये रिएक्शन होगा तो यहां पर हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इस तरीके से ये अभिक्रिया हमारी हो जाएगी। तो नीचे वाला रिएक्शन, तो इस तरीके से आपने देखा कि ज्यादा सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। तो हम आप विस्थापन अभिक्रिया आसानी से समझ सकते हैं। भाई क्रियात्मक आपको भी सक्रियता श्रेणी बता दिया गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप देखिए तो आपका आयरन ऊपर लिखा गया है, कॉपर जो है हाइड्रोजन के बाद है, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमको आपको पता चल जाता है जब सक्रियता श्रेणी दिमाग में होगा। ऐसे आप लीजिए ना, लीना के काना मांगे आलजन कर फिर कूद, फिर आयरन यहीं पे आ गया, कूद नहीं सुन हाय कुआं। हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर आ रहा, तो हाइड्रोजन के बाद कॉपर है और आयरन ऊपर है, तो आयरन ज्यादा सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है। तो ज्यादा सक्रिय वाला कम सक्रिय वाले को उसके सॉल्ट से क्या करेगा? हटा देगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर? चलिए दूसरा देख लेते हैं, अम्लों से क्रिया या हाइड्रोजन विस्थापन में। हाइड्रोजन गैस के विस्थापन में जितने भी हमारे धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई है, वो सभी जब अम्लों से क्रिया करेंगी तो ज्यादातर अवस्था में क्या करेंगी? अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। तीसरा किसमें यूज कर सकते हैं भाई? धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में, निष्कर्षण और शोधन में, निष्कर्षण और शोधन में, ठीक है। निष्कर्षण व शोधन में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं, धातु अधातु के मध्य क्रिया। क्या देखेंगे? धातु अधातु के मध्य क्रिया। इसमें भी संचारण इसको ट्रांसफर कर देते हैं उसके लिए। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।